बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुलियाना उस्मान आपको खुश आमदीद कहती है और आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान का महीना आ चुका है और ये रहमतों का महीना है। हम सब की अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हमें इस मोहलिक वायरस से, इसको फेटल वायरस कहते हैं, इससे निजात दिलाए। कोरोना वायरस आई मीन टू से, इससे निजात दिलाए। आप खुद भी दुआएं कीजिएगा और हमारे लिए भी, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं फाइनली एनसिस की तरफ आऊँगी और इस पर्पज़ के लिए मैंने आपको कल अपनी पिछली वीडियो में ये वादा किया था कि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आप जानते हैं कि बहुत अरसा पहले की बात है कि एक गांव था जिसका नाम था ग्रामर। ग्रामर उस गांव का नाम था। उस गांव के अंदर एक शख्स रहता था जो उस गांव का जमींदार था। वो शख्स हमेशा परेशान हाल रहता था क्योंकि उसके 3 बेटे थे। आप जानते हैं कि वो शख्स, उस शख्स का नाम क्या था जो कि परेशान रहता था? उसका नाम था टेंस। ये जो वर्ड में टेंस लिख रही हूँ इसका मतलब होता है ऐसा शख्स जो कि बहुत परेशान रहता हो। तो उस बुजुर्ग बाबा का, जो जमींदार थे और जिसके 3 बेटे थे, उस शख्स का नाम था टेंस। अब ये जो शख्स है, उसके जो बेटे थे उनके नेम हस्बे मामूल ये थे। पहला बेटा था प्रेजेंट और दूसरा था पास्ट फिर था फ्यूचर। ठीक है, कितने बेटे थे? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 बेटे थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, चूंकि ये जो साहब थे, 10 साहब, ये बहुत परेशान रहते थे अपने इन तीनों बेटों की वजह से। ये तीनों बेटे आपस में झगड़ा करते रहते थे, ये कभी भी प्यार से नहीं रहते थे। इनका बस चलता तो वो एक दूसरे को जान से मार देते। इनके बाप को ये फिक्र रहती थी कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं इन्हें संभाल रहा हूँ, लेकिन कल इन्हें कौन मुतहद रखेगा। लिहाजा वो इस फिक्र में इस हद तक मुब्तला हो गया कि वो बीमार हो गया। और जब उसको ये लगा कि उसका आखिरी वक्त करीब है, तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें वसीयत की। उसने अपने बेटों को कहा कि बेटे, मैं इस दुनिया से चूंकि जा रहा हूँ, लिहाजा मेरी 2 वसीयतों को याद रखना। उसकी पहली वसीयत क्या थी? उसकी पहली वसीयत ये थी कि जो भी तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तुम उनके नेम सेम रखोगे, यानी कि जो नाम फ्यूचर रखेगा वही नाम पास्ट रखेगा और यही नाम प्रेजेंट रखेगा। आया समझ में आपको कि तमाम बच्चों के नेम्स एक जैसे होंगे। पहली वसीयत, सेम नेम्स। और नंबर 2, उनकी स्कूलिंग भी सेम होगी। सेम स्कूलिंग, यानी कि ये जो बेटे थे वो अपने बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, यानी कि तीनों बेटों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद उस बाबा की, जिसका नाम टेंस था, डेथ हो जाती है। अब ये तीनों बेटे चूंकि शादीशुदा होते हैं, 1-2 साल का अरसा गुजरता है कि प्रेजेंट साहब, ये जो पहला बेटा था प्रेजेंट, उसको एक बेटा पैदा होता है और प्रेजेंट को
अपने बाप की वसीयत याद आ जाती है और वो अपने बेटे का नाम रखता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट वो अपने पहले बेटे का नाम रखता है। अब चूंकि इनडेफिनिट किसका बेटा है? प्रेजेंट का है, और इसके दादा का नाम था, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये है बाप, ये है बेटा और ये है दादा। समझ में आया यहाँ तक? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि बाप, बेटा और दादा। ये प्रेजेंट साहब जाते हैं अपने अपने दूसरे भाई साहब के पास जिसका नाम होता है पास्ट। ठीक है। और जो है पास्ट को ये कहा जाता है कि मेरे बेटे का नाम मैंने इंडेफिनिट रख दिया है अपने बाप की वसीयत के मुताबिक, लिहाजा तुम लोगों का भी जो बेटा पैदा होगा उसका नाम भी इंडेफिनिट ही रखना, क्योंकि ये हमारे बाप की वसीयत थी। लिहाजा पास्ट के यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो पास्ट अपने बेटे का नाम रख लेता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं यहाँ इनडेफिनिट को शॉर्ट करके लिख रही हूँ क्योंकि जगह जरा यहाँ पर कम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ मैंने कंप्लीट जो है इसकी स्पेलिंग लिखी है, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है इंड, IND सिर्फ लिखा हुआ है। आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब है इंडेफिनिट। ठीक है। फिर जी ये होता है कि फ्यूचर। फिर फ्यूचर के यहाँ भी बेटा पैदा होता है और फ्यूचर भी अपने बच्चे का नाम रखता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप यहाँ नोट करें कि यहाँ पर भी बाप, बेटा, फिर दादा। हम ऐसे ही रखते हैं ना नाम अपने। यहाँ पर भी बाप, बेटा और दादा। तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जी एक दो साल और गुजर गए। अब ये जो बड़ा भाई है, ये कौन है? प्रेजेंट। इसके यहाँ दूसरा बेटा पैदा होता है और उसका नाम वो रखता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। ठीक है, उसका नाम रखा जाता है कंटिन्यूस। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर से बाप, बेटा और दादा। फिर भाई ये प्रेजेंट साहब जाते हैं पास के पास और पास को दोबारा अपने बाप की वसीयत याद दिलाते हैं कि मैंने अपने बच्चे का नाम कंटिन्यूस रख लिया है, लिहाजा तो आपको भी अपने बच्चे का नाम कंटिन्यूस ही रखना है। पास्ट के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो पास्ट अपने बेटे का नाम रखता है पास्ट, इसका अपना नाम हो गया, और कंटिन्यूस और टेंस, यानी कि बाप, बेटा, दादा। ये सेकंड बेटा था इनका। इसके बाद फ्यूचर के पास ये दोनों भाई जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने बाप की वसीयत याद है, तुम्हारे भी दूसरे बेटे का नाम तुम क्या रखोगे? कंटिन्यूस ही रखोगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अच्छा जी। ये तो इनके दो बेटे हो गए, तीनों भाइयों के दो दो बेटे हो गए। अब ये होता है कि कुछ सालों के बाद प्रेजेंट के यहाँ एक बहुत ही हसीन और जमील बेटा पैदा होता है। वो बहुत खूबसूरत बेटा होता है उनका। प्रेजेंट सोचता है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को बहुत खूबसूरत बनाता है तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई ऐब रखा हो, लेकिन जब वो उस बच्चे की तख्लीक को देखता है तो वो हर लिहाज से मुकम्मल होता है, हर लिहाज से खूबसूरत होता है।
तो अपनी बीवी से कहता है कि मैं इसका नाम परफेक्ट रखूंगा क्योंकि ये मेरा बच्चा परफेक्ट है। तो लिहाजा प्रेजेंट अपने इस बच्चे का नाम क्या रखता है? परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्ट होता है हर लिहाज से। वैसे तो खुदा की ज़ात बेऐब है, परफेक्ट खुदा की ज़ात होती है, लेकिन अभी हम इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए ये जो है अज्यूम करना होगा कि ऐसा था। ठीक है, समझ में आ गया? इस बच्चे का नाम चूंकि ये खूबसूरत था तो इसका नाम जो है क्या रख दिया गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर से बाप, बेटा और दादा। फिर जो बड़ा भाई जाता है पास के पास और पास को कहता है कि तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा, मेरा बेटा तो बहुत हसीनो जमील पैदा हुआ है, अब तुम भी, मुझे तो नहीं पता कि भाई तुम्हारा बेटा हसीनो जमील होगा भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें भी उसका नाम परफेक्ट रखना है। पास बहुत खुश होता है, पास सोचता है क्या पता मेरा बेटा काला कलोटा पैदा हो, लेकिन फिर भी अपने नाम के ज़रिए उसकी इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी गांव के अंदर। लिहाजा वो भी उसका जब बेटा, थर्ड बेटा जब होता है पैदा, तो उसका नाम वो रख देता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये दोनों भाई जाते हैं फ्यूचर के पास और फ्यूचर को कहते हैं कि तुम्हारा जो थर्ड बेटा होगा तुम्हें उसका नाम परफेक्ट रखना होगा। सबसे बड़ा बेटा आप जानते हैं प्रेजेंट है, छोटा पास्ट है और फिर सबसे छोटा फ्यूचर है। तो लिहाजा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इनके थर्ड बेटे का नाम हो गया। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अच्छा, चूंकि 3 बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी और ये भाई आपस में एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की बात मानते थे, तो लिहाजा उनके अंदर मोहब्बत, उल्फत, रग़बत, एहसास, एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया और वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करने लगे और वो चाहते थे कि हमारा प्यार इसी तरह बरकरार रहे। लिहाजा जब दोबारा प्रेजेंट के हाथ चौथे बच्चे की पैदाइश होती है तो उसका नाम, अच्छा, जब चौथा बच्चा पैदा होता है तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट की तरह खूबसूरत होता है और इनकी और जितने भी भाई होते हैं उनके बच्चे वो भी आपस में मोहब्बत से रहते हैं। तो वो चाहता है, प्रेजेंट चाहता है कि इसी तरह हमारा प्यार बरकरार रहे और चूंकि ये मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे तीसरे बेटे की तरह हसीन पैदा हुआ है, लिहाजा वो उसकी नाम की मुनासबत से इसका नाम परफेक्ट रखता है और ये प्यार और मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे तो इसके साथ वो इजाफा कर देता है कंटिन्यूस, यानी कि चौथे बेटे का नाम उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया। समझ में आया? फिर से आप देखें तरतीब यहाँ पर, बेटा, बच्चा, सॉरी, बाप, बेटा और दादा। ठीक है, इसके बाद बड़े भाई साहब जो कि प्रेजेंट हैं वो जाते हैं पास के पास और उसको ये पूरी कहानी सुनाते हैं कि मेरा ये बच्चा भी मेरे तीसरे बेटे की तरह बहुत खूबसूरत था, लिहाजा इसका नाम भी मैंने परफेक्ट रखा और हमारा प्यार इसी तरह बरकरार रहे, हम पर इसी तरह रहमतें नाज़िल होती रहें, लिहाजा उसके साथ मैंने परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस का इजाफा कर लिया। तो फिर पास ने भी अपने बेटे का नाम रख लिया, जब चौथा बेटा हुआ तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस, और सेम वसीयत को फ्यूचर ने भी फॉलो किया। लिहाजा फ्यूचर के यहाँ जब चौथा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया गया। अगर मैं शॉर्ट लिखूं तो आप लोग देख लीजिएगा,
आई होप सो कि आप यहाँ अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब आप देखें यहाँ पर बेटे थे 3, एक बाप, और बेटे कितने थे? जो है इनकी तादाद है 3, और टोटल इनके बच्चे हो गए 12। यानी कि टेंसेस की टोटल 12 ब्रांचेस होती हैं। तो आपको मैंने बिल्कुल शुरू में ये बताया था कि उनके बाप ने वसीयत की थी, इन तीनों बेटों के बाप ने क्या वसीयत की थी कि नेम्स सेम होने चाहिए। तो पहली कंडीशन इनकी पूरी हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। स्कूलिंग, इनके बाप ने कहा था कि इनकी स्कूलिंग सेम होनी चाहिए। अब इनके बाप की दूसरी वसीयत ये थी कि इसके तीनों जो बेटे होंगे वो अपने बच्चों की स्कूल सेम टू सेम रखेंगे, यानी कि उनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। क्योंकि उनके दादा शायद ये चाहते होंगे कि उनमें इत्तेफाक हो, उनमें मोहब्बत हो और वो एक दूसरे के दोस्त बने। शायद इसलिए वो एक दूसरे के एक साथ उन सब की स्कूलिंग चाहते थे। लिहाजा अब जो बच्चा था इंडेफिनिट, ये जो इंडेफिनिट इस बच्चे का नाम था, और फिर पास्ट के बच्चे का नाम है इंडेफिनिट, और फ्यूचर के बच्चे का नाम भी इंडेफिनिट। अब ये तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने लग गए। अब उनके आदात और अतवार भी एक जैसे थे। अब जो ये पहला बच्चा था इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको बाप के नाम से पुकारा जाता था, ये हमेशा स्कूल में ऐसी आवाजें निकालता था। वो कहता था ता ती ते, ता ती ते। वो हर वक्त यही अल्फाज स्कूल में निकालता रहता था, ता ती ते, ता ती ते। ठीक है, इसी तरह अच्छा, इसके साथ एक और इजाफा भी करना है, वरना आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो हमेशा कहता था ता है, और जो है ती है, और ये कहता था ते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते है। फिर इसके बाद जो पास्ट इंडेफिनिट का जो बेटा था, पास्ट माजी को कहते हैं, उसका ये बेटा हमेशा ऐसी आवाज निकालता था सॉरी, ये कहता था ती था, और जो है आ थे, और थे, ता थे, ती थे, ते थे। इनके साउंड्स ये निकलते थे। अच्छा, जो फ्यूचर इंडेफिनिट जो था, जो छोटा बेटा था, उसको गाने का बड़ा शौक था। वो सारा दिन एक ही आवाज निकालता था, गा गी गे। ठीक है, वो हमेशा गा गी गे की आवाजें निकालता रहता था। फिर हम जो सेकंड जो बच्चे थे, जिनके नेम्स एक जैसे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, ये भी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब ये कैसी आवाजें निकालते थे? प्रेजेंट कंटिन्यूस हमेशा कहता था रहा है, रही है, और रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूस हमेशा कहता था रहा था, रही थे, और रही थी, और रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूस हमेशा कहता था रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। ये मैं आपको साउंड्स बता रही हूँ कि इनके जब आप टेंस बनाएंगे तो उर्दू में इनके साउंड्स क्या निकलते हैं, तो जरा गौर से देखिएगा। अब जो थर्ड इनका बच्चा जो था, जिसका नाम परफेक्ट था, तो परफेक्ट में इनकी आवाज कुछ यूं थे। अब
चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका साउंड निकलता था चुका है, चुकी है और चुके हैं। और पास्ट परफेक्ट का साउंड निकलता था चुका था, चुकी थी और चुके थे। अगर आपको बोर्ड पर नजर नहीं आ रहा है तो आप मेरी आवाज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। और फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि यहाँ बहुत सारा खिचड़ी पक रही है और मेरे पास इतने इस वक्त रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आपको बेटर प्रोवाइड कर पाऊँ, तो जितना है उस पर फिलहाल इत्तेफाक कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट ये जो था ये ऐसी आवाज निकालता था, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आप ये साउंड याद रखिएगा। अब हम चौथे बच्चे की तरफ आते हैं, उसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये बच्चा हमेशा जो है अपने सेकंड भाई की रिवायत को फॉलो करता था, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस लिखा हुआ था, लिहाजा वो हमेशा कहता था रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों साउंड्स जो हैं सेकंड और फोर्थ के साउंड सेम आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आया प्रेजेंट कंटिन्यूस बोला जा रहा है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोला जा रहा है? तो हम इस तरह डिफरेंस करेंगे इसके अंदर। इसका डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर वक्त शो होगा, यानी कि टाइम शो होगा, वक्त को जाहिर किया जाएगा, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक्त को जाहिर नहीं किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन आप जो है टाइम के एलिमेंट को जरूर शो करेंगे। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने बहुत नीचे किया है, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें रहा था, रही थे, रही थी और रहे थे, लेकिन इसमें भी वक्त के एलिमेंट को शो किया जाएगा। फिर इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, लेकिन इसमें भी वक्त के एलिमेंट को शो किया जाएगा, यानी कि टाइम शो यहाँ जरूर होगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेकंड और फोर्थ का साउंड सेम निकल रहा है। तो आप कैसे जुमलों को आइडेंटिफाई करें कि आइदर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट है या पास्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आप फर्क महसूस नहीं कर पाएंगे। तो बस आपको फर्क ये याद रखना है कि साउंड दोनों का सेम आ रहा है जो है, लेकिन इनमें सिर्फ वक्त का इख्तलाफ पाया जाता है कि उसमें वक्त को शो किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कि बहुत एक मुश्किल कहानी थी जिसको मैंने आपके लिए सिर्फ याद करके आपको सुनाई है। अगर आपने ये कहानी याद कर ली और अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, वो कहते हैं ना कि हाफ वर्क इज डन, आप समझें कि आपको आधी इंग्लिश लैंग्वेज आ चुकी है। जिसने इस वीडियो को मुकम्मल देखा उसको, उसके साथ मेरा ये वादा है कि वो ज़रूर सीख जाएगा। तो हाफ वर्क इज डन का मुहावरा मेरा ज़रूर याद रखिएगा। और मैंने नोटिस किया है कि आप लोग फुल वीडियोस को नहीं देखते हैं। आप जब तक फुल वीडियोस को नहीं देखेंगे, आप जब तक उसको बार बार नहीं देखेंगे,
आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो को आधा छोड़ देना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आपके लिए तैयारी करके आती हूँ बाकायदा, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जिस तरह मैं इल्म को फैला रही हूँ, आपका काम है कि आप इल्म के उसूल की तरफ तवज्जो दें। मेरी बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ चुकी होगी, और मैं अब अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, जिसमें आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में फाइनली पढ़ाऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।